हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री में मगध राज्य का उत्कर्ष। तो मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सभी को बता दीजिए कि हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो आज के टॉपिक पर हम लोग चलते। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए, मगध राज्य का उत्कर्ष। तो देखिए, मगध राज्य का उत्कर्ष कब हुआ, कैसे हुआ? तो देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। यानी मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो उनका नाम था बृहद्रथ। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। एक एक चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है मगध राज्य के उत्कर्ष से। तो देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन हो गए? तो वो हो गए बृहद्रथ। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसकी राजधानी जो थी वो थी राजगृह, यानी कि गिरिब्रज जो थी राजगृह, वो इसकी राजधानी थी। और देखिए, जरासंध जो था वो बृहद्रथ का पुत्र था। और अब देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, देखिए, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते चलिए। स्टार्टिंग जब हम लोग हिस्ट्री की, यानी कि शुरुआत से हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो बाद तक की हिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। इसके बाद देखिए, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया था? तो वो बनाया था बिंबिसार ने। ठीक है। इसके बाद देखिए, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया था? तो वो किया था इन्होंने 52 वर्षों तक शासन। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा? तो राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। अब देखिए, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। और अब देखिए, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो देखिए, बिंबिसार के बाद कौन आया? उसका पुत्र अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, यानी बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो इसका उपनाम था कुणिक। ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा आता है, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है, वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जो है वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार यानी कि वरसकार था तथा इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। इसके बाद देखिए, पॉइंट हमारा आता है, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन, यानी कि अजातशत्रु की हत्या जो है उसके पुत्र उदयन ने कर दी। उदयन ने जो है वो पाटलिग्राम नगर की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। यानी हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र कौन था? तो वो था नागदशक। ठीक है। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की।
इसके बाद देखिए शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो था यानी कालाशोक जो था वो राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो था नंदवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा तो उसका नाम था नंदवर्धन। ठीक है, नंदवर्धन। इसके बाद देखिए नंदवंश का संस्थापक जो था वो था महापद्म नंद। नंदवंश का संस्थापक जो था वो था महापद्म नंद और नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब देखिए आ गया सिकंदर। सिकंदर का जन्म जो था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, यानी कि सिकंदर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। ठीक है, फिलिप जो है वो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ध्यान से सुन लीजिए, सुनने भर से भी याद हो जाता है। तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति जो था वो था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था वो था निर्याकस, यानी निर्याकस जो था सिकंदर का जल सेनापति था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा था, उसका नाम था बऊकेफला। सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो था वो था बऊकेफला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊकेफला नामक नगर बसाया। अब आ गया देखिए मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। इसके बाद देखिए विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, यानी मुद्रा राक्षस जो है वो किसने लिखी है? वो लिखी है विशाख दत्त ने। तो उसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी आशय क्या है इसका? निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया। आप देखिए घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कि कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। देखिए चाणक्य के अन्य नाम जो थे वो थे कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तो ये सब नाम किसके थे? ये सब नाम थे चाणक्य के। तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। और इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। मतलब एक स्टोरी जैसी है ये। इसको अगर ध्यान से आप लोग सुन लेंगे तो भी आप लोगों के माइंड में ये स्टोरी सेट हो जाएगी और हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो देखिए सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत यानी काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। तो इसके बाद देखिए पॉइंट हमारा दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी यानी कि गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, जैनी से। और फिर हमारा पॉइंट आता है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। और इसकी पुस्तक कौन सी है? इसकी पुस्तक इंडिका है, अभी आगे आएगा, देख लीजिएगा। जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। यानी मेगास्थनीज जो था वो रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
और फिर देखिए मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। और देखिए 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। इनके बीच जो युद्ध हुआ था इसका वर्णन किसने किया है? इसका वर्णन किया है एपियानस ने। तो देखिए प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो थी वो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुई। अब देखिए आते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। तो देखिए अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, अमित्रघात का अर्थ हुआ शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। इसके बाद देखिए आता है स्ट्रेम्बो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। और अब देखिए जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंघसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है सिंघसेन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। और अब देखिए एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट यानी एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। इसके बाद आ गए अशोक। देखिए बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। यानी अशोक जिस समय राजगद्दी पर बैठा था उस समय वो अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब देखिए पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। एग्जाम में पूछा जाता है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो वो दी थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। इसके बाद आता है अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों को उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इसके बाद देखिए आजीविक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा आता है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं।
इसके बाद देखिए लिखा हुआ है खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके बाद देखिए आता है अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या है 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी और अगले टॉपिक में आप लोगों के लिए इसी के आगे का लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि सभी के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। थैंक यू।